हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार क्लब ऑफिशियल में। दोस्तों, ये सेशन एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट जो बिहार दरोगा के लिए आया है वहीं चल रहा है। तो आज हम लोग उसका तीसरा टेस्ट का सीरीज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 के पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए। तो IPL की सफलता के बाद BCCI ने WPL महिला प्रीमियर लीग की शुरुआत की है। प्रथम संस्करण में कुल 5 टीम रहे, कुल टीमों की संख्या 5 और इसमें कुल मैच खेला गया 22। कितना मैच खेला गया? 22। और इसके फाइनल में विजेता कौन रहा? मुंबई इंडियंस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किन राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए हैं। तो पहले देख लेते हैं कि किस राज्य में हुआ है। तो मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड ये तीनों राज्यों में विधानसभा का चुनाव 2022-23 में कराया गया, जबकि मणिपुर में नहीं कराया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो बिहार सरकार 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में अग्रणी है। तो मसाला उत्पादन में प्रथम जो राज्य है भारत में वह मध्य प्रदेश है। कौन है? मध्य प्रदेश है। जबकि पूरे विश्व में सर्वाधिक मसाला का उत्पादन भारत में होता है। कहाँ होता है? पूरे विश्व में भारत में ही होता है। और चावल उत्पादन में अग्रणी जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल है। गन्ना में उत्तर प्रदेश है। गन्ना, आलू में उत्तर प्रदेश है। चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से, नासा और इसरो दोनों मिलकर संयुक्त रूप से निसार का प्रक्षेपण कब तक किया जाएगा। निसार NISAR निसार का प्रक्षेपण कब तक किया जाएगा। तो ये प्रक्षेपण 2024 तक हो जाएगा, यानी कर दिया जाएगा इसका। इसरो का स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ था और नासा जो भारत में DRDO है सेम 1958 ईस्वी में हुआ था। डेट याद रखना है। अगला प्रश्न है कि श्री अन्न सम्मेलन यानी वैश्विक मिलेट्स का आयोजन कहाँ किया गया है। श्री अन्न सम्मेलन वैश्विक मिलेट्स का आयोजन कहाँ किया गया है। तो एक किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न है हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा मथुआ महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा मथुआ महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो ये मथुआ महामेलन का जो महामेला का आयोजन है यह पश्चिम बंगाल राज्य में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि 17वें प्रवासी दिवस के दौरान लगभग कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो 17 प्रवासी दिवस के दौरान लगभग 70 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, 70 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इसका जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का जो आयोजन किया गया था ये मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में किया गया था। कहाँ किया गया था? इंदौर में किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि थे वह गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे। मोहम्मद इरफान अली, याद रखना है, गुयाना के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसे दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ गीत का जो अवार्ड है यह RRR फिल्म के सॉन्ग नाटू नाटू को दिया गया है। नाटू नाटू को दिया गया है। जबकि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड फेबल मेंस को दिया गया है। गोल्डन ग्लोब में मुख्य यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड फेबल मेंस, FABLE, फेबल मेंस, याद रखिएगा, फेबल मेंस। अगला प्रश्न देखते हैं कि मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। मिस यूनिवर्स 2022 का जो आयोजन है वह कहाँ किया गया। तो ये अमेरिका में किया गया। कहाँ किया गया? अमेरिका में किया गया। अमेरिका के किस शहर में? तो न्यू ऑरलियंस शहर में किया गया था। कहाँ किया गया था? न्यू ऑरलियंस शहर में। और 2022 में मिस यूनिवर्स का खिताब कौन जीता था?
बार बोनी गैब्रियल ने जीता था। कौन क्या था? बार बोनी गैब्रियल। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किसे विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र कहाँ पर है? सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है। तो सियाचिन कहाँ है? ग्लेशियर में है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन, देखिए शिवा चौहान, वंदना राठी, मोहन ठाकुर, पंकज घोष। तो ये है शिवा चौहान। कौन है? शिवा चौहान। अगला प्रश्न है कि इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीते हैं जोनाथन क्रिस्टी। कौन जीते हैं? जोनाथन क्रिस्टी। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन का जो पुरुष एकल का खिताब है वह जोनाथन क्रिस्टी ने जीता है। और महिला एकल का खिताब आन से यंग ने जीता है। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन में ही अगर महिला एकल पूछे तो आन से यंग, याद रखिएगा, आन से यंग ने जीता है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इंडोनेशिया का एक शहर है जकार्ता, वहाँ पर किया गया था। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय यानी थीम क्या है? तो इसका है डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी के द्वारा। विषय इसका रखा गया है डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। और विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। ये आपको याद होना चाहिए, 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है स्टैच्यू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ जो प्रतिमा है किससे संबंधित है? तो यह है भगवान शिव से। किससे है? भगवान शिव, भोले बाबा से है। चलिए अगला प्रश्न है कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा में। और 2022 में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जापान में किया गया था। 2022 में जापान में किया गया था, 2022 में। ठीक है। और इसमें 4 देश ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका शामिल है। क्वाड में कितने देश शामिल हैं? 4 है, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका, याद रहना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है कि किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज मतलब विरासत होता है, विरासत सिटी का पुरस्कार दिया गया है? किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया है? तो यह अहमदाबाद को दिया गया है। किसको दिया गया है? अहमदाबाद को दिया गया है। और पर्यटन के समग्र विकास हेतु प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है उत्तराखंड को मिला है। अगला प्रश्न है कि एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दे दिया? यानी एयर इंडिया किसके साथ अपना विलय करेगा? तो ये करेगा विस्तारा के साथ। किसके साथ? विस्तारा के साथ। एयर इंडिया विस्तारा के साथ विलय यानी मिला लेगा, दोनों एक साथ हो जाएंगे। टाटा सन्स के पूर्ण स्वामित्व वाली एयर इंडिया का विलय 2024 तक विस्तारा एयरलाइंस में कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी 2024 में किस देश के द्वारा किया जाएगा? अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो यह श्रीलंका के द्वारा किया जाएगा। किस देश के द्वारा? श्रीलंका देश के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो भारत का स्थान है 126वां है। कौन है? 126वां स्थान है। 126वां स्थान है। इसमें इस रैंकिंग में कुल 136 देश शामिल हुए थे और प्रथम स्थान पर फिनलैंड है। फिनलैंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 32वें ब्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो 32वें ब्यास सम्मान से जो सम्मानित किया गया है वह ज्ञान चतुर्वेदी को सम्मानित किया गया। ज्ञान चतुर्वेदी को सम्मानित किया गया है, जिनके उपन्यास का नाम पागल खाना के लिए दिया गया है। पागल खाना के लिए दिया गया है, याद रहना चाहिए आप लोग को। चलिए अगला प्रश्न है कि पाक जल डमरूमध्य को तेजी से तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन बन गए हैं? पाक जल डमरूमध्य को तेजी से तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन बन गए हैं? तो यह है सपन्ना रमेश सेलार के द्वारा पाक जल डमरूमध्य को तेजी से तैरकर पार कर लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जो है यह INS द्रोणाचार्य को सम्मानित किया गया है। INS द्रोणाचार्य को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की पहली
व्यवहारिक प्रयोगशाला स्थापित की गई, यानी व्यवहारिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला जो स्थापित की गई है ये जयपुर राजस्थान में स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है कि मिथेनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण नागपुर में किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा। नितिन गडकरी के द्वारा मेथेनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण किया गया है। और नितिन गडकरी परिवहन मंत्री हैं, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी है। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में इला भट्ट का निधन हो गया है। इला भट्ट का निधन हो गया है, जिनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो जिनका संबंध था ये समाज सेवा करते थे, और इला भट्ट ये समाज सेवा करते थे। अगला प्रश्न है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है? तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो नदी बेसिन है वह कौन सा है? तो यह है गोदावरी। कौन है? गोदावरी है, गोदावरी नदी है। और भारत का सबसे बड़ा जो नदी बेसिन है वह गंगा है। कौन है? गंगा है। प्रथम गंगा है, दूसरा गोदावरी है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाथुला दर्रा। कहाँ है? सिक्किम में। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 4328 मीटर है, 4328 मीटर है। अगला प्रश्न है कि केसर मिश्रण है, केसर जो होता है या मिश्रण किसका किसका होता है? तो जो केसर होता है ना, बीज और कलियों का होता है। किसका? बीज एवं कलियों का मिश्रण होता है। और फूल एवं वर्तिकाग्र से केसर प्राप्त होता है। भारत में सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मिकिर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? मिकिर की जो पहाड़ी है वह असम में स्थित है। मिकिर की पहाड़ियाँ असम में स्थित है। मिकिर की पहाड़ियाँ असम में स्थित है। अगला प्रश्न है कि वृक्षों को काटने से बचाने हेतु चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। तो चिपको आंदोलन 1970 से शुरू किया गया। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 1970 है, तो 70 से किया गया। इसे 71-72 याद रखिएगा, 72 से शुरू किया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा उत्तराखंड राज्य से किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्न में से किसका संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है? तो पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है तो वन रोपण का है, वन्य जीव सुरक्षा से है, जल प्रबंधन से है, लेकिन औद्योगिक प्रबंधन से नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध है? कौन सा जो देश है स्थल रुद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हंगरी। हंगरी जो देश है स्थल रुद्ध देश है। यह यूरोप का एक देश है जो पूरी तरह से स्थल रुद्ध है। और हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट है। कहाँ है? बुडापेस्ट, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। वनस्पति जो है जलवायु का सही सूचक है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है थॉर्नट वेट का। किसका है? थॉर्नट वेट का। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन जो है थॉर्नट वेट का कथन है। अगला प्रश्न है कि भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में शुरू की गई थी? भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की जो प्रथा थी किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो यह है 1892 ईस्वी में। 1892 ईस्वी में इसकी शुरू की गई थी। और इसके साथ ही 1892 में भारत परिषद अधिनियम के तहत राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी में प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो ये बात बहुत क्वेश्चन पूछता है कि कार्यकारिणी को प्रश्न पूछने की शक्ति किसमें प्रदान की गई थी? तो 1892 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के तहत ही मिला था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? तो कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? तो इसके लिए सभी का डेट याद रहना चाहिए। क्या होना चाहिए? सभी का डेट याद रखना चाहिए। तो इलाहाबाद की संधि जो हुई थी वह 1765 में हुई थी। कब हुई थी? 1765 ईस्वी में हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ था 1775 से लेकर 1782 तक चला था। और तृतीय जो मैसूर युद्ध हुआ था वह 1790 से 1792 तक चला था। 1790 से 1792 तक चला था। और सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1782 ईस्वी में। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो देख लिए तो इलाहाबाद की 1765, तो सबसे पहले इलाहाबाद की संधि घटित हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा 36 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित किया था? तो देश नायक सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था, यानी संबोधन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के प्रथम
भारत का प्रधान सेनापति कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। इसके प्रधान सेनापति कौन थे? तो इसके प्रधान जो सेनापति थे लॉर्ड वेवेल थे। यानी कहने का मतलब है कि लॉर्ड वेवेल के समय में ही भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और वही प्रधान सेनापति था। चलिए अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा प्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब कहाँ मनाया गया था? तो मुस्लिम लीग का स्थापना जो 1906 ईस्वी में हुआ था, प्रथम कार्यवाही दिवस वो अपना कहाँ मनाया था? तो यह कोलकाता में मनाया था। कहाँ मनाया था? कोलकाता में मनाया था, जिसको प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस को डायरेक्ट एक्शन डे कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत में दीवान-ए-अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? तो दीवान-ए-अर्ज जो था ना, यह सैन्य व्यवस्था था और शुरू किसने किया था? तो बलबन ने शुरू किया था, बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है? तो भारतीय पर्यावरण को चित्रित करने वाला जो कवि था वह अमीर खुसरो थे। कौन थे? अमीर खुसरो, जिनको भारत का तोता यानी तोतिए हिंद या हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। ठीक है, और ये अमीर खुसरो के गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो चलिए देखते हैं। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में सही है। तैमूर का आक्रमण 1398 सही है। तालीकोटा का युद्ध, जिसको बनिहत्ती राक्षसी दंगली का युद्ध भी कहा जाता है, जिससे विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था 1565 सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सभी सही है। अगला प्रश्न है कि जौनपुर की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था? तो जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी, अपने भाई जौना खां यानी जौना खां को क्या कहते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक की याद में यानी स्मृति में। ठीक है, और जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। बहुत ही क्वेश्चन ये पूछता है, जौनपुर को क्या कहता है? तो भारत का सिराज कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है नर्मदा घाटी में। कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है ना, नर्मदा घाटी में मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है कि सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सैंधव सभ्यता के जो महान स्नानागार है यह प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। स्नानागार और अनागार दोनों मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। और लोथल और सुतकोता वहाँ के बंदरगाह थे सैंधव सभ्यता के। चलिए अगला प्रश्न है कि किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो यह है उदयन के द्वारा। उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था और इसको स्थापना भी उदयन के द्वारा ही किया गया था। और उदयन कौन वंश से था? तो हर्यक वंश से था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो यह अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी में। 26 नवंबर 1949 ईस्वी में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो समवर्ती सूची का कौन सा विषय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या एवं परिवार नियोजन। जो जनसंख्या एवं परिवार नियोजन है यह समवर्ती सूची, यानी राज्य को भी सोचना है इसके बारे में और केंद्र को भी सोचना है, लेकिन पुलिस राज्य सूची का विषय है। और लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये भी राज्य सूची का विषय है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो ये हो जाएगा उद्देशिका, जिसको प्रस्तावना कहते हैं। और भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। और के.एम. मुंशी ने इसे राजनीति जन्म पत्री कहा है। उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीति जन्म पत्री कहा है। और भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो यह है, इसमें से केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 ईस्वी में हुआ था और संथानम समिति के सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। और निम्नलिखित में से इसमें कोई ऐसा अनुच्छेद नहीं है जो केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है। तो इसका राइट हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है?
तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति का नाम है प्राक्कलन समिति। कौन है? प्राक्कलन समिति, जिसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है। और लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 होती है। और प्राक्कलन समिति जो है इसमें इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और सभी के सभी सदस्य इसमें लोकसभा से रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रत्येक राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा के सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन आयोग में कब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा? तो यह 2026 तक नहीं किया जाएगा। 2026 तक जैसे है वैसे ही बना रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसके पास है? तो विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का जो है कार्यकारी अध्यक्ष जो होता है ना, वह राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण जरूरी है, प्रदूषण पर नियंत्रण जरूरी है, निर्धनता यानी गरीबी को घटाना जरूरी है और उपयुक्त सभी, तो सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। वर्षा की जो मात्रा होती है किस पर निर्भर करती है? तो यह है वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है कि नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। तो किसके लिए है और कैसे है? तो इसको देख लेते हैं। संतुलन विकास के लिए सही बात है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए सही है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, उपयुक्त सभी के लिए यह हानिकारक है। नगरीकरण, अगर मान लीजिए नगरीकरण होगा तो पेड़ पौधे को काटा जाएगा, घर बसाया जाएगा, तो ये सभी के सभी इसमें हानिकारक है। अगला प्रश्न है कि साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? जो साइलेंट वैली परियोजना है यह किस राज्य से है? तो यह केरल राज्य से है। साइलेंट, जिसको मुक घाटी के नाम से जानते हैं, इसी का हिंदी हो जाएगा। तो मुक घाटी कहाँ है? केरल में है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? तो जैव विविधता सबसे संपन्न जो क्षेत्र है ना, और क्षेत्र में पूछे तो ये पश्चिमी घाट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पश्चिमी घाट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रा गोल्ड कप जो है ना किस खेल से संबंधित है? तो इलेक्ट्रा गोल्ड कप का संबंध जो है ना, यह है टेबल टेनिस से। किससे है? टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस से इलेक्ट्रा गोल्ड कप का संबंध है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क जो सदस्य है जो है ना, इसमें म्यांमार नहीं है। म्यांमार जो है ना सार्क का सदस्य नहीं है। और इसमें देख लेते हैं सार्क, तो सार्क में 8 देश हैं जिसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कौन कौन देश है? तो याद करिए, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान। तो मौ से आप कंफ्यूजन हो जाएगा, तो म्यांमार नहीं है, मालदीव है। चलिए अगला प्रश्न है कि वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींचा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको आइसोहेल कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोहेल कहा जाता है उसको, आइसोहेल। वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाता है उसको आइसोहेल कहते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में कौन कौन है? तो छत्तीसगढ़ में पडवानी, नवरानी और डागला, ये तीनों लोक नृत्य छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, तो और देख लेते हैं। तो ये पंडवानी, नवरानी और डागला ये छत्तीसगढ़ का हो गया। लाहो बंगला ये कहाँ है? मेघालय का है। लाहो बंगला ये मेघालय राज्य का है। छपेली, महाथू और डांगी कहाँ का है? तो ये हिमाचल प्रदेश का है। HP याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश का है। और रासलीला, नौटंकी और कजरी ये UP का है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है या 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस ये 6 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। राष्ट्रीय हो जाएगा, या अपने ध्यानचंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। सॉरी दोस्तों। और 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। और 11 दिसंबर को विश्व पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है।
चलिए अगला प्रश्न है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी। तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना यह 1953 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1953 ईस्वी में हुआ था। और ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 ईस्वी में ललित कला अकादमी की स्थापना, और साहित्य अकादमी की स्थापना भी 1954 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो असम राइफल्स का जो मुख्यालय है वह मेघालय की राजधानी शिलांग में स्थित है। शिलांग में स्थित है। इसकी स्थापना 1835 ईस्वी में हुई थी। असम राइफल्स की स्थापना 1835 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एम्पियर सेकेंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, यानी किसका मात्रक है। तो यह है आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव शरीर के कौन से दो मुख्य अंगों में काफ़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो मानव शरीर का कौन सा दो मुख्य अंग है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो वह है हृदय और मस्तिष्क। कौन है? हृदय एवं मस्तिष्क। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी जो करंट होता है, इसका आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था निकोला टेस्ला के द्वारा। किसके द्वारा? निकोला टेस्ला के द्वारा। ऑप्शन ए है आइजक न्यूटन। तो आइजक न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण नियम दिया गया था। और ग्रामोफोन थॉमस एडिसन के द्वारा। और प्रकाश विद्युत प्रभाव आइंस्टीन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है कि विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का जो प्रतिरोध है ना आधा कर दिया जाए। विभवांतर को कांस्टेंट रखना है और एक परिपथ का जो प्रतिरोध है आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि भी बराबर क्या होता है? आई आर होता है। भी बराबर आई आर होता है। तो भी को कांस्टेंट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, और यहाँ पर क्या किया है? आधा किया गया है। तो आर भी बराबर तो आर बाई टू हो जाएगा। धारा क्या हो जाएगा? आई आर बाई टू हो जाएगा। तो ये आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सॉरी पूछ क्या है? तो आई, तो ये दो गुनी हो जाएगी। दो गुनी हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन कौन सबसे कम होता है। तो विचलन सबसे कम किसका होता है? तो लाल का होता है। सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो बैगनी का होता है। ज़्यादा सबसे ज़्यादा बैगनी का और सबसे कम लाल का होता है। और तरंगदैर्घ्य लाल का सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत है। तो उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण प्रतिबिंब वास्तविक होगा। तो प्रतिबिंब छोटा होगा, प्रतिबिंब सीधा होगा, प्रतिबिंब पी और एफ के बीच में निर्मित होगा। तो वास्तविक नहीं होगा, काल्पनिक होना चाहिए। तो यही गलत है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है आपका हाइड्रोमीटर है, लैक्टोमीटर है और पनडुब्बी है, लेकिन ओडोमीटर नहीं है। ओडोमीटर नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में तो मालूम ही है, जो चीज़ एक बार बन जाए फिर दोबारा वह चीज़ प्राप्त नहीं हुआ वो रासायनिक परिवर्तन, और एक बार जो चीज़ बन जाए फिर दोबारा वही चीज़ प्राप्त हो जाए तो वह भौतिक परिवर्तन। तो ये हो जाएगा मक्खन का खट्टा होना, यह है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। तो ऊर्ध्वपातन जो सब्लिमेशन जो होता है कौन पदार्थ नहीं है। तो यह है आपका सोडियम सल्फेट। सोडियम जो सल्फेट है ऊर्ध्वपातक का पदार्थ नहीं है। नेफ्थलीन, कपूर और अमोनियम क्लोराइड जो है यह सब्लिमेशन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, यानी 8 7 15 2 17 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी। तो संयोजकता क्लोरीन की 1 होती है। चलिए अगला प्रश्न है 2 8 17 क्लोरीन ही है, क्लोरीन की 1 होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं। तो वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं उनको अनॉक्सी अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अनॉक्सी अम्ल कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में रंग कैसा होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह पीला गुलाबी होता है। और मिथाइल ऑरेंज का जो क्षारीय माध्यम में रंग कैसा होता है तो यह पीला गुलाबी होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं यानी कैसे होते हैं। तो ये जो होते हैं ना उभयधर्मी होते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3
जो प्रकृति में होते हैं उभयधर्मी होती हैं। यह जल में अविलय यानी जल में घुलते नहीं हैं, परंतु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में घुल जाते हैं। अगला प्रश्न है कि रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीफ ने किन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था? रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीफ ने किन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था? तो यह है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो विद्युत ऋणात्मक सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो यह है फ्लोरीन। कौन सा है? फ्लोरीन। आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है, F फ्लोरीन है। अगला प्रश्न है ग्राफीन क्या है? तो ग्राफीन जो है ना, यह कार्बन का एक अपरूप है। क्या है? ग्राफीन कार्बन का एक अपरूप है। कार्बन में हीरा और ग्रेफाइट जैसे वो अपरूप है कार्बन का, सेम वैसा ही ग्राफीन जो है यह एक अपरूप है। ग्राफीन भी ग्रेफाइट से ही प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप निम्न में से किसका न्यूनीकरण होता है? तो यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप निम्न में से किसका न्यूनीकरण होता है? तो यह होता है विलीन ऑक्सीजन का। किसका होता है? विलीन ऑक्सीजन का होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? यानी कीटभक्षी पौधा कौन सा नहीं है? तो यह है प्रोथेलस। प्रोथेलस जो है यह कीटभक्षी पौधा नहीं है, लेकिन घटपर्णी, वीनस फ्लाई ट्रैप और सैंडयू जो है यह एक कीटभक्षी पौधा है। अगला प्रश्न है कि पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है? तो यानी वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रेस्टस को होता है, यही पहला वैज्ञानिक वनस्पति विज्ञानी होंगे। अगला प्रश्न है कि एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किस कवक के द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो जो एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किस कवक के द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो यह हो जाएगा पेनिसिलिन के द्वारा। और पहला एंटीबायोटिक दुनिया का पेनिसिलिन ही है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोज इसका किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित है? तो कौन सा पादप जो है हार्मोन जो है कोशिका विभाजन से संबंधित है? तो यह है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जिसका खोज मिलर के द्वारा 1955 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज का किस में विखंडन है? तो ग्लूकोज का पाइरूवेट में है। पाइरूवेट में श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है? तो ब्रायोफाइटा समूह के जो अंतर्गत पौधा जो आता है वह है मार्केसिया। कौन सा है? मार्केसिया जो है ना, एक पौधा है, यह ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि उस वाहिनी का नाम क्या है जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है? तो उसका नाम है शुक्रवाहिका। उस वाहिनी का नाम क्या है जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है? उसका नाम है शुक्रवाहिका। क्या है? शुक्रवाहिका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारी आंखों में लेंस का क्या काम है? तो हमारी जो आंख में जो लेंस का जो काम है यह फोकस दूरी को बदलता है, यानी घटा देता है। जहाँ बढ़ाना होता है वहाँ बढ़ाता है, कम करना होता है वहाँ कम करता है। तो फिल्म की भांति काम करता है। तो ये क्या हो जाएगा? आँख की रोशनी फोकस दूरी को बदलता है। अगला प्रश्न है कि रक्त में पाया जाने वाला कौन सा घटक शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो ये है आरबीसी, रेड ब्लड कार्पोसेल्स। चलिए अगला प्रश्न है कि अदृश्य निर्यात का क्या अर्थ है? तो अदृश्य निर्यात का जो अर्थ होता है ना, यह सेवाओं का निर्यात है। यानी अर्थव्यवस्था में सेवाओं के निर्यात को अदृश्य निर्यात कहते हैं। जैसे पर्यटन है, बीमा आदि व्यापार सेवाओं के व्यापार में शामिल है, जिसको अदृश्य निर्यात कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो 1980 से 85 में जो शुरू हुआ था, 80 से 85 छठी पंचवर्षीय योजना, उसमें एकीकृत ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया था। एकीकृत ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः क्या अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रमिक की जो सीमांत उत्पादकता शून्य है वही प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। और अर्थशास्त्र में छिपी
या परछन बेरोजगारी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ना जॉन रॉबिन्स के द्वारा किया गया था। और तकनीकी शब्दावली में श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता के शून्य होने को छिपी बेरोजगारी या परछन बेरोजगारी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 ईस्वी में किया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। कौन थे? पीसी महालनोबिस थे। चलिए अगला प्रश्न है कि ममता के पास 100 रुपये, 50 रुपये और 85 रुपये के नोट है जिनका मूल्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70। इसको डिस्क्रिप्शन में हम बनाकर इसको डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। मैथ के जितने सारे क्वेश्चन हैं सबको बनाकर हम कमेंट में भी डाल देंगे, आप लोग इसको देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दबा के शेयर कीजिए दोस्तों। आज से पूरा रेगुलर वीडियो आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही।